हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। इसमें हम लोगों ने सारे ग्रुप ओवर कर लिए, बस एक लास्ट ग्रुप हम लोग का ग्रुप 15 रह गया है। और ग्रुप 15 में भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ फिनिश कर लिया है। अब हम लोगों को ग्रुप 15 के सेकंड एलिमेंट फॉस्फोरस की स्टडी करनी है और इसके बाद हमारा ये ग्रुप भी फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग को पता ही है कि हम लोगों का जो ग्रुप 15 का सेकंड एलिमेंट है वो है फॉस्फोरस। तो हम लोगों को आज फॉस्फोरस की डीपली स्टडी करनी है कि फॉस्फोरस के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, फिर कुछ डिफरेंसेस पढ़ने हैं हमको इसके एलोट्रॉप्स के। और इसके बाद जब हम लोग इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे तो फॉस्फोरस के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे फॉस्फीन की स्टडी करनी है। फॉस्फोरस के कुछ ऑक्सो एसिड हैं, उससे भी बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो इसके कुछ हैलोजन हैं इम्पॉर्टेंट जैसे PCl3 एंड PCl5, इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फॉस्फोरस। हाइड्रोक्सी एपेटाइट और इसके बाद क्लोरो एपेटाइट, तो यह है फॉस्फोरस का इंट्रोडक्शन कि कहाँ वो मिलता है और किस फॉर्म में मिलता है। तो चलिए देखते हैं। इट इज़ फाउंड इन नेचर इन मैनी एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो ये बहुत सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म में मिलता है। मेनली इसके 5 एलोट्रॉप्स हैं जो हम लोग को स्टडी करने हैं। नाउ इट इज़ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। इट इज़ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। इवन जो वाइट फॉस्फोरस होता है उसको तो हम लोग को वाटर में इमर्स करके रखना होता है। अगर हम पानी में डालकर उसको ना रखें तो वो तुरंत ही एयर के कांटेक्ट में जलने लगता है। ओके, इट सेल्फ ही बर्न करने लगता है। सो इट डज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। इसलिए कभी भी ये फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा क्योंकि ये कैसा है, हाईली रिएक्टिव। इट अकर मेनली इन फॉर्म ऑफ फॉस्फेट एंड रॉक एंड सॉइल। तो ये मेनली किस फॉर्म में मिलता है हम लोग को, फॉस्फेट और रॉक एंड सॉइल। जैसे यहाँ देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने लिख रखे हैं। एपेटाइट वाले ऐसे फॉस्फोराइट के फॉर्म में मिलता है। फ्लूरो एपेटाइट, तो इट इज़ द कंपोजिशन ऑफ Ca3PO4 होल थ्राइस CaF2। जितने भी एपेटाइट हैं उन सभी का फॉर्मूला यहाँ तक बिल्कुल भी सेम होगा। और इसके बाद अगर हाइड्रोक्सी है तो यहाँ पर OH लग गया। क्लोरो एपेटाइट है तो यहाँ पे Cl2 लग जाएगा। फ्लोरो एपेटाइट है तो F2 लग जाएगा। ओके, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम लोग को इसके एलोट्रॉप्स पढ़ने हैं कि ये कितने टाइप के एलोट्रॉप्स के फॉर्म में मिल रहा है। तो पहले आप इसको नोट कर लें, इसके बाद मैं इसका एलोट्रॉपिक फॉर्म बताती हूँ। स्कारलेट, ब्लैक फॉस्फोरस, और ये जो है वो 2 डिफरेंट में मिलता है हम लोग को। एक अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। और इसके बाद एक और फॉर्म है इसका वॉयलेट। तो ये हैं different allotropic form of phosphorus. So phosphorus exists in many allotropic form like yellow और white phosphorus. इसके बाद next है red phosphorus, scarlet जिसको हम deep red भी बोलते हैं. Now black phosphorus
इसके 2 और फॉर्म हैं, अल्फ़ा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। वॉयलेट फॉस्फोरस, तो ये 5 टाइप के फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स हैं, जिसमें से मेनली हम लोगों को स्टडी करनी है वाइट फॉस्फोरस की, रेड फॉस्फोरस की और ब्लैक फॉस्फोरस की। ओके, तो इसकी प्रिपरेशन मेथड, इसकी प्रॉपर्टी, इसका नेचर, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप इसके एलोट्रॉपिक्स फॉर्म्स को आप नोट कर लें सारे को। स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल, कुछ इस तरह से, बहुत ही ज़्यादा एंगुलर स्ट्रेन होता है इसमें। यहाँ पे सभी जगह फॉस्फोरस है और इसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का हो जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग वाइट फॉस्फोरस। तो इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉस्फोराइट ओर, तो इसको हम फॉस्फोराइट ओर से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि इट इज़ हाईली रिएक्टिव, तो फ्री स्टेट में तो मिलेगा नहीं। केमिकली वेरी एक्टिव, केमिकली कैसा होता है, इट इज़ वेरी हाईली रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई एंगुलर स्ट्रेन इन टेट्राहेड्रल फॉर्म। तो इसके जो एंगुलर, इसमें जो एंगुलर स्ट्रेन है, मतलब एक्चुअली में ये कैसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप का होता है। तो टेट्राहेड्रल होने की वजह से, तो अगर टेट्राहेड्रल है तो एक्चुअली में इसका होना कितना चाहिए बॉन्ड एंगल, आप लोग देखिए 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेन हो जाता है कि जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री हो जाता है। मतलब 109 से एकदम भी डिक्रीज़ करके कहाँ आ गया है, 60 डिग्री। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेन, और किसी भी चीज़ में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन या खिंचाव होगा तो वो चीज़ काफ़ी रिएक्टिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी उसको टच करेंगे वो ब्रेक हो जाएगी। तो इस हाईली रिएक्टिव होने का मेन रीज़न यही है कि इसमें जो एंगुलर स्ट्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बेंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। 109 से डिक्रीज़ कहाँ कर गया ये, 60 डिग्री पे। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो वाइट फॉस्फोरस है उसको हम लोग हमेशा वाटर में इमर्स करके रखते हैं, कभी भी ऐसा खुला नहीं छोड़ते, क्योंकि जैसे ही इसको अगर हम खुला छोड़ेंगे तो एयर के कांटेक्ट में आके ये P4 और 10 फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड बना लेगा, जो कि डेंस वाइट फ्यूम की तरह ये इटसेल्फ ही बर्न होने लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, देखो, इट रेडियली कैच फायर इन एयर, बहुत जल्दी से ये एयर में आग पकड़ लेगा टू गिव डेंस वाइट फ्यूम P4 और 10, और हमको क्या देता है, एक बहुत गहरा डेंस सा फ्यूम स्मोक, बहुत ज़्यादा धुआं, गहरा धुआं जिसको हम बोलते हैं, वो किसका होता है, P4 और 10 का होता है। इसके बाद मैंने इसका स्ट्रक्चर बता दिया है, बोर्ड में इसको 1 मार्क्स में पूछा भी था कि इसके जो इसमें एंगुलर स्ट्रेन की वजह से बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाता है P4 में, तो वो आप लोग को बताना है कितना, 60 डिग्री। चलिए इसको नोट करिए। कैरेक्टरिस्टिक गार्लिक लाइक स्मेल एंड poisonous in nature, तो ये इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं वाइट फॉस्फोरस की। प्योर फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इज़ वाइट। जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो एक्चुअली में फॉस्फोरस का प्योर फॉर्म होता है, लेकिन ये ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है। जैसे ही हम लोग थोड़ी देर इसको छोड़ते हैं तो ये आफ्टर सम टाइम इसके ऊपर एक रेड कलर की एक लेयर बन जाती है, और जैसे ही वो रेड कलर की लेयर इसके सरफेस पे बनती है, इसका कलर कैसा हो जाता है, येलोइश हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैंने लिख भी दिया, देखो यहाँ पे कि बट अटेन येलो कलर ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ थिन फिल्म ऑफ रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस की जो एक थिन फिल्म होती है, जैसे ही उसके सरफेस पे बनती है तो जो हमारा प्योर वाइट फॉस्फोरस है उसका कलर चेंज हो जाता है, किसमें, येलो कलर। ओके, अब ये कैसा होता है, तो इट इज़ करेक्टरिस्टिक गार्लिक लाइक स्मेल। तो इसकी जो स्मेल होती है वो गार्लिक के समान होती है, जो हमारा लहसुन होता है उसके जैसे ये स्मेल करता है,
और इसका नेचर कैसा होता है, तो इट इज़ हाईली पॉइजनस इन नेचर। तो इसका नेचर होता है पॉइजनस। के अलावा भी कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं और उसको भी नोट करा देती हूँ। इट इज़ insoluble in water but radially soluble in CS2. CS2 means carbon disulfide। तो ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ और हैं। पर्सन वर्किंग विथ फॉस्फोरस डेवलप डिसीज़। तो जो भी लोग फॉस्फोरस वाली, जहाँ पर भी फॉस्फोरस से काम हो रहा है, आप लोग को पता होगा कि जो मैच स्टिक वगैरह होती है या मैच बॉक्स होते हैं, उन सभी में हम फॉस्फोरस यूज़ करते हैं। तो उन सब कंपनी में जो लोग काम कर रहे होते हैं, तो उनको फॉस्फोरस की वजह से एक डिसीज़ हो जाती है इन विच द जॉ बोन, कहाँ पर इनका जो जॉ बोन होता है वो डिके होने लगता है। दिस डिसीज़ इज़ नोन एज फॉसी डिसीज़, और इस डिसीज़ को हम फॉसी डिजीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए कि व्हेन वाइट फॉस्फोरस हीटेड इन इनर्ट एटमॉस्फेयर at 200 to 250 डिग्री सेल्सियस इट कन्वर्टेड इनटू रेड फॉस्फोरस। तो वाइट फॉस्फोरस से हम बहुत इजीली रेड फॉस्फोरस को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो वाइट फॉस्फोरस आफ्टर सम टाइम, मैंने आप लोग को बताया ही था कि उसके सरफेस पे रेड फॉस्फोरस की एक लेयर बन जाती है, तो वो कैसा हो जाता है, येलो। तो इट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, और इसके बाद ये येलोइश हो गया। इसके बाद टेम्परेचर है हमारा 200 to 300 डिग्री सेल्सियस इनर्ट एटमॉस्फेयर में, इट विल चेंज इनटू रेड फॉस्फोरस। ओके, तो वाइट फॉस्फोरस इस तरह से रेड फॉस्फोरस में चेंज हो गया। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखें तो इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है, बट रेडियली सॉल्युबल इन CS2। तो व्हाट इज CS2? कार्बन डाइसल्फाइड। तो जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, मोस्टली मेनली जो हमारा कार्बन डाइसल्फाइड होता है, तो उसमें ये जो है वो बहुत ही अच्छे से रेडियली सॉल्युबल हो जाता है। अब इसकी 2 प्रॉपर्टी और रहेगी, तो पहले आप इसकी ये वाली प्रॉपर्टीज़ लिख लीजिए, फिर मैं आपको 2 और बता देती हूँ। तो जैसे ही फॉस्फोरस को NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग डिज़ोल्व करते हैं, तो इसको बैलेंस भी करते हैं, तो हम लोगों को मिलता है फॉस्फोरस का एक हाइड्राइड फॉस्फीन, और उसके साथ हम लोग को मिलता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड NaH2PO2। इसका नेम मैं लिख देती हूँ, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस के साथ अगर हम कुछ रिएक्शंस कराएं तो क्या ये फॉर्म करेगा। तो इट इज़ अ वाइट फॉस्फोरस। जैसे ही हम लोग इसको एयर के कांटेक्ट में लाते हैं, कंबंशन रिएक्शन होती है, इटसेल्फ ये बर्न करता है और फॉर्मेशन होती है फॉस्फोरस डेकाऑक्साइड P4O10 की। इट इज़ द डाइमर ऑफ P2O5। एक्चुअली में ये P2O5 का क्या है, डाइमर है। डाइमर सभी को पता होगा कि 2 P2O5 आपस में एक लूज बॉन्ड से बॉन्डेड हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइमर। तो इट इज़ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसके बाद डिसोल्यूशन की बात देखें कि इसको हम कैसे डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि इट रेडियली डिज़ोल्व इन CS2, बट यहाँ हम इसको डिज़ोल्व करेंगे किसमें, देखिए NaOH के एक्वा सॉल्यूशन में। तो इट डिज़ोल्व इन बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन, मतलब NaOH सॉल्यूशन को हमने बॉइल कर रखा है और उसमें हम फॉस्फोरस डालेंगे। तो ये क्या फॉर्म करता है, तो और एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। तो ये फॉर्म करेगा हमारा फॉस्फिन। तो इट इज़ द प्रिपरेशन मेथड ऑफ फॉस्फिन, और ये IIT 2015 में आया हुआ है। ओके, ये जो रिएक्शन है वो IIT 2015 में पूछी गई है कि जो वाइट फॉस्फोरस है उसको अगर हम एक्वस बॉइलिंग या मैं बोलूँ कि बॉइल किया हुआ एक्वस NaOH या बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन में हम लोग रिएक्ट करते हैं, तो ये फॉर्म करता है क्या, फॉस्फिन, और साथ में फॉर्म करेगा
सोडियम हाइपोफॉस्फाइड NaH2PO2। ओके, तो ये आप लोगों को देख लेना है अच्छे से। और इसी के साथ हम लोग का वाइट फॉस्फोरस जो है वो ओवर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग रेड फॉस्फोरस करते हैं। पहले आप इसको नोट करिए, इसके बाद मैं इसको इरेज करती हूँ। इसको नोट करिए आप लोग। इट इज़ पॉलीमेरिक चेन ऑफ P4 टेट्राहेड्रल इस तरह से इसमें पॉलीमेरिक चेन होती हैं। बहुत सारे P4 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे से चेन के फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, ये कुछ इस तरह से। और ऐसा होने से ही इसका फॉस्फोरस का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि फॉस्फोरस के पास ग्रुप 15 का मेंबर है, तो टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी मैं बताती हूँ इसको कि किस तरह से ये बैलेंस होता है। नाउ आप सबसे पहले देखिए रेड फॉस्फोरस को कि किस तरह से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग वाइट फॉस्फोरस at 573 Kelvin in an inert atmosphere। तो अभी इसके पहले ही मैंने वाइट फॉस्फोरस की जब प्रॉपर्टीज़ बता रही थी तो उसमें बता दिया था कि किस तरह से वाइट फॉस्फोरस जो है वो येलो फॉस्फोरस में चेंज होता है आफ्टर सम टाइम। इसके बाद 573 केल्विन से मैंने डिग्री में लिया था, 200 डिग्री टू 32 डिग्री ऐसा कुछ लिया हुआ था कि उसमें वो चेंज हो जाता है किसमें, रेड फॉस्फोरस में। तो यहाँ हम केल्विन में ले रहे हैं 573 केल्विन, और एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, इनर्ट। तो जो वाइट फॉस्फोरस है इट विल चेंज इनटू रेड फॉस्फोरस। नाउ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि किस तरह का उसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, तो इट इज़ अडरलेस एंड नॉन पॉइजनस। जबकि अगर वाइट फॉस्फोरस देखो एक्चुअली में बोर्ड में है ना, जो इसमें डिफरेंस आ जाते हैं कि 2 to 3 डिफरेंस आपको देने हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो जाएगा कि उसमें वो गार्लिक लाइक स्मेल करता है वाइट फॉस्फोरस, लेकिन ये कैसा है, तो इसकी कोई स्मेल ही नहीं है, इट इज़ अडरलेस। उसके बाद वो कैसा होता है, सेकेंड चेंज क्या आ रहा है, कोई इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है कि वो जो है वो पूरा डेडली पॉइजनस होता है, बट इट इज़ नॉन पॉइजनस। रेड फॉस्फोरस नॉन पॉइजनस है। इसके बाद जो थर्ड डिफरेंस है वो देख रहे हैं आप लोग कि इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज CS2। जबकि उसमें क्या था कि इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये एक और डिफरेंस है। इसके बाद केमिकली इट इज़ लेस रिएक्टिव, जबकि वो केमिकली कैसा था, काफ़ी कैसा था, हाईली रिएक्टिव था। देन देखो यहाँ पे लिखा भी है केमिकली इट इज़ लेस रिएक्टिव देन वाइट फॉस्फोरस। तो वाइट फॉस्फोरस जो था वो हाईली रिएक्टिव था। क्यों था, क्योंकि उसमें एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा था। दोनों की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी डिफ़र कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये एक और बड़ा डिफरेंस कि ये लेस रिएक्टिव होता है और वो हाईली रिएक्टिव होता है। इसके बाद दोनों के स्ट्रक्चर बिल्कुल भी चेन हैं। जैसे ये देखो एक पॉलीमेरिक चेन फॉर्म में मिलता है हमको रेड फॉस्फोरस टेट्राहेड्रल के, और इसी की वजह से इसमें स्ट्रेन जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और ये केमिकली लीस्ट रिएक्टिव हो जाता है। अभी मैं बोल रही थी कि इसमें किस तरह से फॉस्फोरस अरेंज होंगे कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो देखिए यहाँ पे दिस इज़, ये है P4 और ये इसकी बॉन्डिंग देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 इसका हो गया। इसके बाद मैं इसको क्रॉस से दिखाती हूँ, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 1। अच्छा ये एक और यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे क्योंकि इसको मैंने चेन नहीं बनाई ना, इसलिए आप लोग क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं एक और मुझे बनाना पड़ेगा तभी आप लोग को क्लियर होगा। एक और फॉर्म यहाँ मैं बना दूँ उसका, पहले ये इस तरह से बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझें। ये इसको मैं डॉट से दिखा रही हूँ, 3 and 1 लोन पेयर। यहाँ पे ये 3 है और इसके पास ये लोन पेयर। इसको भी मैं क्रॉस से दिखा देती हूँ, 3 and ये इसके पास भी, मतलब सभी फॉस्फोरस जो चारों फॉस्फोरस है उन सभी के पास हम लोग देखें तो एक लोन पेयर जरूर दिख रहा है सभी के पास। अब इसके बाद हम इसके ऑक्टेट को देखें तो हम लोग को पता है कि एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, 2। तो ये 3 बॉन्ड हैं, सभी के पास 3 बॉन्ड हैं। तो 3 2 जा 6,
7 8, मतलब इसका ऑक्टेट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो रहा है। वैसे ही हम लोग हर फॉस्फोरस का देख सकते हैं, ये फॉस्फोरस भी 3 बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो 3 2 जा 6 और एक लोन पेयर है, तो टोटल कितना हो गया 8। मतलब जो एवरी फॉस्फोरस है दे ऑल आर कंप्लीट देयर ऑक्टेड, क्योंकि इन सभी के पास 3 सिंगल बॉन्ड और 1 लोन पेयर है। तो 1 सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 2 जा 6 8। तो इस तरह से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसकी, वाइट फॉस्फोरस की, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नहीं था। उसमें जो फॉस्फोरस के जो 4 फॉस्फोरस के एटम्स थे वो कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ अरेंज थे। ये यहाँ पे 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल फॉर्म हो रहा था। अभी हम यहाँ पे देखें तो एक लोन पेयर सभी के पास, यहाँ पर भी सभी के पास एक एक लोन पेयर ज़रूर होगा। ये सभी के पास मैं एक एक लोन पेयर दिखा रही हूँ। उसके बाद जो 3 हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 एंड 3, फिर से वही वाली बात आ रही है। हर फॉस्फोरस को मैं देखूँ तो दे ऑल आर बॉन्डेड इन 3 सिंगल बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो 3 सिंगल बॉन्ड मीन्स 3 2 जा 6 एंड 1 लोन पेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 + 2 8। तो यहाँ पर भी इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो ये तो बात हो गई वाइट फॉस्फोरस की। हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसकी, रेड फॉस्फोरस की। तो रेड फॉस्फोरस में कुछ इस तरह से ये एक दूसरे के साथ चेन के साथ फॉर्म होते हैं। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। When red phosphorus vaporized and its vapor condensed, then it converted into white phosphorus। तो ये हैं सम जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ थी रेड फॉस्फोरस की। like it does not glow in dark because its ignition temperature is high। तो ये जो है वो डार्क में या अंधेरे में ग्लो नहीं करता है, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है, 260 डिग्री सेल्सियस है। जबकि जो वाइट फॉस्फोरस है वो डार्क में कैसा है, ग्लो करता है। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो है, इसलिए उसकी वजह से भी ये हाईली रिएक्टिव हो जाता है। Now next, it's sublime in absence of air at 290 डिग्री सेल्सियस। तो एयर की एब्सेंस में 290 डिग्री सेल्सियस में ये क्या हो जाता है, सब्लाइम हो जाता है। मतलब एक्चुअली में ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो ये सीधे ही वेपराइज हो जाते हैं। और जब इनकी वेपर्स को हम कूल करते हैं, कंडेंस करते हैं, तो ये वापस से किस में चेंज हो जाता है, वाइट फॉस्फोरस। तो मैंने लास्ट में बताया है कन्वर्जन। पहले हम लोग नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखें इसका। इट डज नॉट रिएक्ट विद कास्टिक सोडा। जबकि मैंने इसके पहले वाइट फॉस्फोरस में बताया कि वो बहुत ही अच्छे से वॉइल NaOH के साथ रिएक्ट कर जाता है और फॉस्फीन बनाता है। जबकि जो रेड फॉस्फोरस है वो कास्टिक सोडा मतलब NaOH के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। नाउ नेक्स्ट इज इट रिएक्ट विद हेलोजन टू फॉर्म देयर पेंटाहेलाइड। ये हेलोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और पेंटाहेलाइड फॉर्म करता है। इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई कन्वर्जन वाली, इवन रेड फॉस्फोरस वेपराइज, जैसे ही ये सबलाइन होगा तो सॉलिड से किस में चेंज होगा, वेपर्स में। तो इनकी वेपर्स व्हेन इट्स वेपर कंडेंस्ड देन इट कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस। तो जैसे ही इसकी वेपर्स को हम कंडेंस करेंगे, कूल करेंगे, देन इट विल बिकम वाइट फॉस्फोरस। तो ये चेंज हो जाता है किसमें, वाइट फॉस्फोरस में। तो ये हो गई हमारी रेड फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज़ को आप नोट करें। इसी के साथ रेड फॉस्फोरस हम लोग का ओवर। अब इसमें हम लोग को एक और एलोट्रॉप इसका पढ़ना है, ब्लैक फॉस्फोरस। ओके, तो पहले आप इसको नोट करें। इट कैन बी सब्लाइम्ड in air, it does not
ऑक्सीडाइज इन एयर। तो ये हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ब्लैक फॉस्फोरस की। व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड अंडर हाई प्रेशर वी गेट अ सीरीज ऑफ फेजेस ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस। तो जैसे ही रेड फॉस्फोरस को हम लोग हीट करते हैं अंडर हाई प्रेशर में, तो हम लोगों को सीरीज ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस की मिल जाती है। नाउ इट हैज़ टू फॉर्म। तो ये मैंने आप लोगों को जब मैं एलोट्रॉप्स बता रही थी तो भी बताया था, अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस टू फॉर्म में अवेलेबल है। तो अल्फ़ा ब्लैक कैसे प्रिपेयर होता है, बीटा कैसे, और क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इसको हम देख लेते हैं। तो अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस का अगर हम लोग बात करें तो व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड इन शील्ड ट्यूब एट 803 केल्विन देन वी गेट अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस। तो रेड फॉस्फोरस को अगर हम एक शील्ड ट्यूब में लें और टेम्परेचर 803 केल्विन रखें तो हम लोगों को क्या मिलता है, अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है। ओके, ये होता कैसा है, तो इट कैन बी सब्लाइम इन एयर। तो ये एयर के कांटेक्ट में आने पे सब्लाइम्ड हो जाता है, मतलब सॉलिड टू गैस में चेंज हो जाता है, इजीली वेपराइज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर। और इसके बाद ये मैं बता दूं कि ये एयर में ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो चलिए इसको नोट करिए, इसके बाद मैं रेड जो बीटा ब्लैक है उसको बता देती हूँ। इट ऑल्सो कैन बी सब्लाइम्ड इन एयर। तो ये हो गया हम लोगों का बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। When white phosphorus is heated at 473 Kelvin under pressure we get बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। तो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस हम लोग को कब मिलता है, जब वाइट फॉस्फोरस को हम लोग कितने टेम्परेचर तक, 473 केल्विन टेम्परेचर पे अंडर प्रेशर होना चाहिए हाई, उस पर हीट करते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। अब ये कैसा होता है, तो इट ऑल्सो कैन बी सब्लाइम इन एयर। तो ये भी एयर के कांटेक्ट में आने पे सब्लाइम हो जाता है, मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये हम लोगों के फॉस्फोरस के सारे एलोट्रॉप्स ओवर हो गए। फॉस्फोरस क्या होता है ये भी ओवर हो गया। अब हम लोगों को फॉस्फोरस के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड की स्टडी करनी है, जैसे फॉस्फीन है, और उसके बाद कुछ हेलोजन है इसके PCl3 एंड PCl5, उसकी स्टडी करनी है, और फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड की। तो ये तीन चीज़ों की स्टडी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि वीडियो हम लोग को लॉन्ग ज़्यादा नहीं बनाना है, आप लोग पढ़ते पढ़ते सो ना जाएँ, इसलिए आज मैं इसको यहीं पे फिनिश करती हूँ। हम लोगों का फॉस्फोरस और जो एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस है वो आज हम लोग का ओवर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की स्टडी करते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।